हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी का एक और चैप्टर जो कि है ग्रेविटेशन। आज के इस चैप्टर को हम बिल्कुल डिटेल में आज की इस एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, यानी कि ये है इस चैप्टर की वन शॉट वीडियो जिसमें हम इस चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, उसकी डेफिनेशन को, जो भी डेरिवेशन आ रही है, जितने भी फॉर्मूलाज आ रहे हैं, जितने भी कांस्टेंट्स आ रही हैं, उनकी वैल्यूज आ रही हैं, वो सब कुछ तुम्हें आज की एक ही वीडियो में करवा देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक, चलो यार देखो, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं या गिराते हैं कुछ हाइट से या कुछ ऊंचाई से, तो वो गिरता है टूवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ, नीचे जमीन की तरफ वो गिर जाता है। अब ये तो हुई एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल जो हम अपने आसपास में देखते हैं, यानी हम देखते नहीं है बल्कि पढ़ते हैं, कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। जो मून है, हमारे चंदा मामा जी, वो अर्थ के अराउंड, अर्थ के आसपास रिवॉल्व करते हैं। ये दो एग्जांपल्स और हैं। यानी कि ये जितने भी केसेस हमने पढ़े, ये जितनी भी एग्जांपल्स हमने पढ़ी, इसमें ये सब कुछ हो रहा है एक फोर्स के चलते, ड्यू टू अ फोर्स। यानी अगर मैंने कुछ भी ड्रॉप किया कुछ हाइट से, तो वो नीचे गिरेगा धरती की तरफ, या फिर हमारी धरती जो है वो सूरज के आसपास घूमती है, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूरज के आसपास घूमते हैं, या फिर जो मून है, जो चंदा मामा है, वो हमारी धरती के आसपास घूमते हैं। ये सब चीजें, ये सब केसेस जो भी हो रहे हैं, ये सब हो रहा है सिर्फ एक फोर्स की वजह से। और जो आइजैक न्यूटन है, जिन्होंने इस ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज करी थी, वो जो आइजैक न्यूटन है, उन्होंने कहा कि एक सेम ही फोर्स है, मतलब कोई एक ही तरह की फोर्स है जो इन सभी चीजों में लग रही है, इन सभी चीजों को होने दे रही है, या ये सभी चीजें हो रही हैं सिर्फ उसी एक फोर्स की वजह से। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज, इन सभी के लिए एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, और वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो रही इस चैप्टर की छोटी सी चुन्नू सी मुन्नू सी इंट्रोडक्शन। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में कि आखिर ये ग्रेविटेशन क्या है, डिटेल में जानते हैं। देखो यार, अब न्यूटन जी की एप्पल वाली स्टोरी तो तुम सबको पता ही होगी, नहीं पता तो मैं सुनाता हूं। हुआ क्या था कि न्यूटन जी एक बार ना अपने मतलब दुख दर्द पीड़ा को सहते हुए जाके आराम से एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब ये दुख दर्द पीड़ा मैंने खुद से जोड़ दिया, ये कहीं मेंशन नहीं है। तो आराम से पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। बैठते कुछ ना कुछ तो सोच रहे थे, फिर आराम से बैठे हुए उनको कुछ तो ख्याल आ रहा था, अजीब अजीब सा, मुझे नहीं पता क्या, अब ये कहीं पर मेंशन नहीं है, पता नहीं मैं क्यों बना रहा हूँ खुद से। फिर एकदम से उनके सिर पे गिरता है एक सेब, एप्पल, और फिर जैसे उनके सिर पे एक एप्पल गिरा, एकदम से वो कहता है ये क्या हो गया। जब उन्होंने एप्पल को उठाया और देखा, ये एप्पल यहां से हमेशा नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं चले जाता। ये एप्पल जो नीचे धरती की तरफ आ रहा है, इसे क्या धरती अपनी तरफ खींच रही है? और अगर धरती इसे अपनी तरफ खींच रही है, तो क्या ये एप्पल धरती को अपनी तरफ नहीं खींच रहा? पर अगर ये एप्पल धरती को अपनी तरफ खींच रहा होता, तो ये धरती एप्पल की तरफ क्यों नहीं चली गई? मतलब ये जितने भी चीजें मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना, ये मैं खुद से नहीं लगा रहा हूं। अब जितनी भी चीजें मैंने बोली हैं एप्पल गिरने के बाद से, वो सारी तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में दी हुई हैं, और ये सब न्यूटन जी ने उस टाइम पे सोचा था। ये मैं अपनी तरफ से नहीं लगा रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं कि अब इससे ग्रेविटेशन की खोज कैसे हुई। ठीक है, अब उसे भी जानने से पहले मैं तुम्हें एक चीज और याद करवाना चाहूंगा। प्रीवियस चैप्टर में, पिछले चैप्टर में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो। अगर तुमने वो चैप्टर मुझसे नहीं पढ़ा तो कहीं और पढ़ा होगा भाई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो पता है ना क्या होता है। देखो, हमने इसकी मदद से, यानी कि ये रोटेट करके, हमने इसकी मदद से जाना था कि आखिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यहां पर मैंने एक रस्सी ली हुई है, और रस्सी के एंड पर मैंने ये अपने डार्ट बोर्ड का टूटा हुआ डार्ट बांध रखा है। वैसे यहां पर स्टोन भी बांध सकते हैं छोटा सा, बट इसको अपने रिस्क पे करना खुद। ये मत कहना मैंने कहा था करने के लिए, और कहीं बाद में पता चला किसी का कांच फोड़ दिया और मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि भाई अंकुर सर ने कहा था करने को, मैंने नहीं कहा था। ठीक है,
अब अगर तुमने ये पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो छोटा सा ब्रीफ तुम्हें बता देता हूं। पर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला जो इससे पिछला चैप्टर है उसे कर जरूर लेना, उसकी वन शॉट वीडियो भी देख लो, वो भी मैं डाल चुका हूं इस चैनल पर, तो जाओ जाके देखो। और अब हम आते हैं इस चीज पर वापस कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूं क्या होता है। कि देखो जैसे ये मैंने कोई एक चीज ली, ये एक थ्रेड से मैंने एक समझ लो स्टोन को बांधा है, वैसे मैंने डांट को बांधा है। अब इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा, घुमाऊंगा, घुमाते 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 जब मैं इसे छोड़ दूंगा कहीं पर, या फिर आगे की तरफ घुमाते 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 मैं इसे छोड़ दूंगा, तो तुम अगर इस पे ध्यान से फोकस करो तो होगा क्या कि ये ऐसे घूमते 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 जब मैंने इसे छोड़ा तो ये सीधा चला जाता है, घूमते घूमते सीधा चला जाता है। इसका मतलब ये है कि जब मैं इसे घुमा रहा हूं तो हर पॉइंट पे इसे अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ रहा है। जब कोई भी एक डार्ट लेकर मैं उसे घुमा रहा हूं घुमा रहा हूं घुमा रहा हूं तो इसे अपनी हर एक पॉइंट पर इसे अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ रहा है। अगर नहीं समझे तो अब ध्यान से सुनो। यहां पर जब मैंने इसे घुमाया ना तो देखो यहां पर भी चेंज हो, यहां पर भी चेंज हो, यहां पर भी चेंज हो, यानी कि घूमने के लिए ना इसे अपनी डायरेक्शन को हर पॉइंट पे चेंज करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर मैं इसे नहीं घुमाऊंगा तो ये होगा क्या, क्योंकि तुम खुद देखो ना, जब मैंने एक पॉइंट पर इसे छोड़ा घुमाते घुमाते तो ये क्या हुआ, एकदम सीधा चला गया। यानी कि इस पॉइंट पर ही नहीं बल्कि हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन स्ट्रेट है, सीधी है, पर मेरे घुमाने पर ये गोल हो जा रहा है, यानी इसे हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ रहा है, जिस वजह से इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। ठीक है, अब ये हमें दोबारा से क्यों बताया सर, इस चैप्टर में इसका क्या काम है, अभी बताता हूं। यार देखो ये जो स्टोन घूम रहा था, रिवॉल्व हो रहा था, ये एक फोर्स की वजह से घूमता है जो कि सेंटर की तरफ लग रही होती है। यानी जब मैंने उस स्टोन को घुमाया तो वो मैं उसको सेंटर से पकड़ के तो घुमा रहा था ना गोल गोल, यानी कि वो जिस फोर्स की वजह से गोल गोल घूम रहा था वो फोर्स थी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सेंटर की तरफ लग रही थी। यानी कि एक जो स्टोन है जब मैं उसे घुमा रहा हूं तो वो जाना तो सीधा चाह रहा है, पर सेंटर की तरफ लग रही फोर्स से वो सेंटर की तरफ खींचा चला आ रहा है, इसलिए वो गोल 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 घूमता जा रहा है, तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। इस वजह से ही तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं और जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। अब ऐसा क्यों होता है कि सन के अराउंड ही प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट्स के अराउंड सन क्यों नहीं? मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, अर्थ मून के अराउंड क्यों नहीं? अब बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर लगती है सेंटर की तरफ तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई एक चीज उसके इर्द गिर्द घूम रही होती है और दूसरे वाली उसके इर्द गिर्द नहीं घूम रही होती है? ये तो बड़ी कंफ्यूजन है सर, ऐसा क्यों है? यार देखो, समझने की कोशिश करो, ध्यान लगाओ, ये चैप्टर ना कंफ्यूजिंग है पर मैं तुम्हें इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस पॉइंट पे समझ ना आए उस पॉइंट से 10 सेकंड वीडियो को पीछे करो और फिर उस चीज को सुनो, समझ आएगी, 100% आएगी, 110% आएगी यार। चलो, अब उस चीज के सवाल का जवाब तुम्हें मिलेगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो याद होगा, ये तो सबको याद होता है सर, ये तो हमारा फेवरेट लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बहुत सही, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है, ये तो तुम्हें याद है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा तो वो भी उस पर कुछ ना कुछ फोर्स जरूर लगाएगा, है ना? यानी कि अगर कहीं पर कोई एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी उसे जरूर मिलेगा, है ना? अब अगर किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई फोर्स लग रही है तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है वो उस दूसरे ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोर्स लगाएगा। अब एक चीज तो यार तुम याद ही कर लो कि ये जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, ये जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, ये हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होंगे, जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। और जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है ना, वो उस ऑब्जेक्ट को ज्यादा जोर से अपनी तरफ खींचेगा जिसका मास कम है। अब समझ आया कि कोई भी जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड ही क्यों घूमते हैं? क्योंकि सन का जो मास है, जो भार है, वो ज्यादा है,
तो उसकी जो अट्रैक्शन वाली ग्रेविटेशनल फोर्स बाकी प्लैनेट्स पे लग रही है ना, वो बहुत ज्यादा है। और प्लैनेट्स का मास कम है, इस वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो सन को अपने इर्द गिर्द नहीं घुमा पाते, क्योंकि सन उनसे ज्यादा ताकतवर है। सन का मास, सन का भार ज्यादा है। वैसे ही मून जो है वो अर्थ के आसपास घूमता है, क्योंकि अर्थ का, धरती का जो भार है वो मून से ज्यादा है, और मून का मास एज कंपेयर टू अर्थ कम है। और जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं धरती पर, वो सब धरती की तरफ क्यों खींचे चले आते हैं? अब वो तो सीधी सी बात है यार, कि हम इंसान, कोई इंसान चाहे कितना भी मोटा क्यों ना हो जाए, 100 किलो, 150 किलो, 200 किलो, 250 किलो, 500 किलो, 500 किलो का वैसे नहीं होता, 250 किलो के भी वैसे कम ही होते हैं, पर चलो ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कोई हो सकता है, हो, मुझे नहीं पता। पर जितना भी भारी इंसान तुम इमेजिन कर सकते हो कर लो, वो भी तो अर्थ के ऊपर ही खड़ा रहता है, उड़ने थोड़ी लग जाता है या अर्थ को अपनी तरफ थोड़ी खींच लेता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो मास है वो हम इंसानों के भार से बहुत 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 ज्यादा है। इसीलिए हम भी अर्थ को अपनी तरफ खींचते जरूर हैं, पर हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स उस अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं, हम लोग सह पाते हैं, हमें पता चलता है कि हम उसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। अब मैं जंप करूंगा, मैं नीचे की तरफ गिर जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूं अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच सकता, क्योंकि मेरा भार इतना है ही नहीं, मेरा मास इतना है ही नहीं। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, समझ लो चंटू, हमारा चंटू हीरो आ गया, एक ऑब्जेक्ट है ये वाला, और ये है हमारी प्यारी सी धरती, ठीक है। अब ये है हमारी प्यारी सी धरती। अब ये धरती जो है ये चंटू को अपनी तरफ खींचेगी, और चंटू भी धरती को अपनी तरफ खींचेगा, पर चंटू का जो भार है, जो मास है, वो समझ लो 65 kg है, 65 किलो एदा भार है जी। मैं पंजाबी में बोलता जी, वैसे पंजाबी भी मैं सही नहीं बोली जी, चलो 65 किलो एदा भार है, यानी कि 65 kg जो है इस चंटू का मास है। अब ये जो अर्थ का मास है वो तो बहुत ज्यादा होता है भाई, कितना होता है वो हम आगे जानेंगे, सब कुछ अभी थोड़ी बता दूंगा। अब जो अर्थ का मास है ना, बस इतना समझ लो कि इससे तो बहुत 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 ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा कि चंटू अर्थ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश जरूर करेगा, हम भी करते रहते हैं कोशिश, हमें नहीं पता कि हम कर रहे हैं पर हम करते हैं। तो वो इतनी कम मास होने के वजह से वो उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा अर्थ को, पर अर्थ का भार बहुत ज्यादा है भाई, इसीलिए अर्थ जो है वो उसे अपनी तरफ जरूर खींच लेगा। हमें वो खींच के ही तो रखता है अर्थ हमेशा अपनी तरफ, अगर नहीं खींच के रखता होता तो फिर हम तो उड़ रहे होते अभी, जैसे स्पेस में होता है। क्योंकि स्पेस में जितनी भी चीजें होती हैं वहां पर, एक तो पहली बात तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो नहीं होता, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है। पर फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक पे आते हैं, वो मैंने पढ़ा दिया। और अगर हम न्यूटन जी के ये एप्पल वाली स्टोरी को देखें तो इसमें क्या हुआ था कि एप्पल जो है वो नीचे की तरफ गिरा। क्यों? क्योंकि एप्पल का मास अर्थ के मास से बहुत 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 कम है। अब जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा वो तो एप्पल पे लग जाएगा, पर एप्पल जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे लगा रहा है वो नहीं लग पाएगा, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और हमारा एप्पल तो बेचारा चुन्नू सा मुन्नू सा छोटा सा बच्चा है। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, और तब तक के लिए इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनना। हाँ, अब मैंने इंपॉर्टेंट बोला तो कान खड़े हो गए सबके, देखा। चलो अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशन का एक ऐसा लॉ, एक ऐसा नियम जो पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है, एक जैसा है। अब इसकी जो स्टेटमेंट है, ये जानने से पहले, ये पूरी स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक फॉर्मूले की डेरिवेशन करवाऊंगा, एक फॉर्मूला निकालना बताऊंगा, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे। क्यों सर? यार क्योंकि अगर हमने पहले से ये पढ़ा ना तो तुम्हें ये पल्ले नहीं पड़ेगी, तुम्हारे दिमाग में छपेगी नहीं, तुम्हारे दिमाग में समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए इसको पढ़ने से पहले डेरिवेशन करनी जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर तुमने डेरिवेशन कर ली ना ये वाली, तो ये डेफिनेशन तुम्हें समझ आ जाएगी और ये तुम खुद भी बना सकते हो फिर। अब देखो, सबसे पहले हम डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन किस फॉर्मूला की? एक फॉर्मूला की टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स।
दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रही ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला हम देखने वाले हैं कि वो क्या होगा और कैसे उसे निकाला जाता है। अब देखो यार, एक ऑब्जेक्ट में मान लेता हूं, ये ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं A। दूसरा ऑब्जेक्ट में मान लेता हूं ये वाला, इसे मैं नाम दे देता हूं B। दोनों के सेंटर वाले पॉइंट पर मैं एक डॉट बना देता हूं और इन दो डॉट को मैं आपस में जोड़ देता हूं। ये दोनों आपस में एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होंगे, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। यानी A वाला B को अपनी तरफ खींच रहा होगा, B वाला A को अपनी तरफ खींच रहा होगा। दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं और दोनों के ये सेंटर से लेकर जो यहां तक की पूरी डिस्टेंस है, ये है D, मान लेते हैं स्मॉल d। इस A वाले ऑब्जेक्ट का मास मैं मान लेता हूं बड़ा, यानी कि कैपिटल M, और इस B वाले ऑब्जेक्ट के मास को मैं मान लेता हूं स्मॉल m। और हमारी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना भाई साहब, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों के ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के। यानी अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के मास को और इस ऑब्जेक्ट के मास को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है। किसी भी चीज का किसी और चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब होता है कि अगर कोई ये वाली चीज बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी और ये घटेगी तो ये भी घटेगी। यानी अगर मैंने फोर्स को बढ़ाया, या तो अगर मैं कहूं अगर मास बढ़ गया तो फोर्स भी ज्यादा लगेगी, मास कम होगा तो फोर्स भी कम लगेगी। इसका मतलब यही है। किसी भी दो चीजों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक चीज अगर ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर मास ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगी, मास कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी, वही चीज है। और ये जो डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच में d, ये जो फोर्स है इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है। यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर के d की पावर 2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाली है फोर्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब होता है कि अगर मैंने डिस्टेंस को बढ़ाया तो फोर्स कम हो जाएगी और डिस्टेंस को कम किया तो फोर्स बढ़ जाएगी। यानी अगर मैंने इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस को कम किया तो इनके बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगी। अगर मैंने इन दोनों के इस डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूं और फिर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, ये एंड का सिंबल होता है, पता है ना, ऐसे उल्टा एस डाल के। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, M, और ये छोटा वाला m, कैपिटल M स्मॉल m, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, D का स्क्वायर। ठीक है। अब मैं ये वाला सिंबल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का या फिर प्रोपोर्शनैलिटी का ये साइन अगर मैं हटाऊंगा तो मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट मैं लगा देता हूं G, और ये वाला m और स्मॉल m तो लगा रहेगा, नीचे d स्क्वायर भी एज इट इज, कोई चेंज नहीं। और ये आ गया अपने पास हमारा फॉर्मूला। इसमें ये जो g है ये है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इसी g को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। और ये जो g है, इस g की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.673 इंटू 10 की पावर -11। उसके बाद इसकी जो यूनिट आएगी वो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखो। इसकी जो यूनिट है ना वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर है इस g की यूनिट। ठीक है। इसमें F है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिट होती है फोर्स की न्यूटन, पता ही है हमें, अगर तुमने पिछला चैप्टर पढ़ा है तो पता होगा। जो मास है उनकी यूनिट तो केजी होती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, और यहीं से जो जी की यूनिट आ गई वो आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, बाकी मैं सब कुछ तुम्हें बता चुका हूं। ये है हमारी डेरिवेशन और ये है हमारा फॉर्मूला जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स का। और ये जो जी है हमारा, इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहने वाली है, यानी एक जैसी रहने वाली है पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, जहां मर्जी चले जाओ। ठीक। अब इस डेरिवेशन को करने के बाद ये स्टेटमेंट तुम्हें बड़ी अच्छे से समझ आएगी। देखो, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
स्टेट्स दैट, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो ये कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी पूरे यूनिवर्स में कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को हमेशा अट्रैक्ट करता है और उस अट्रैक्ट करने वाली फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और ये जो फोर्स है वो उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के सेंटर्स के बीच में, ये फोर्स उस या इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहीं से हमारे पास ये पूरा फॉर्मूला बन गया। अब ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई साहब, यानी कि इससे क्या फायदा हुआ जान के, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। हमें पता चला इसमें इस एक फोर्स के बारे में जो हमें बाइंड करके रखती है अर्थ से, हमारी धरती से। हमें पता चला कि किस तरह से मून अर्थ के अराउंड घूमता है। हमें पता चला कि किस तरह से प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और हमें इसमें यह भी पता चलेगा या पता चलता है कि जो टाइड्स होते हैं ना, जो समुद्र में लहरें उठती हैं, वो किस तरह से मून और सन की वजह से होती हैं। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, ये थी उसकी स्टेटमेंट, ये थी उसकी डेरिवेशन। अब हम फ्री फॉल वाले टॉपिक से आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए इतना नोट कर सकते हो। एंड ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख दूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से कर लेना। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं फ्री फॉल के टॉपिक को। अब देखो यार, इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले आसान भाषा में तुम्हें बता देता हूं फ्री फॉल क्या होता है। जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे फ्रीली छोड़ दूंगा, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बस ऐसे ही किसी हाइट से छोड़ दूंगा और जब वो नीचे फॉल करेगा, गिरेगा, उसे हम फ्री फॉल कहेंगे। गिरते हुए इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन बढ़ेगी और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिर जाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन हर एक सेकंड में टाइम टू टाइम जो है वो एक मतलब इक्वली या सेम तरीके से बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। सीधी सी बात है, फ्री फॉल का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली बस किसी हाइट से फॉल कर देना और नीचे गिरते हुए उसकी वेलोसिटी का चेंज होना, एक्सेलरेशन का बढ़ना, और वो बढ़ना होगा ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है। पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। अर्थ्स ग्रेविटी अट्रैक्ट्स ईच ऑब्जेक्ट टू इट्स सेंटर। अर्थ की जो ग्रेविटी है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। जैसे कि अगर हमारे पास कहाँ पे बनाऊं, ये इधर ही बना लेते हैं कि ये हमारे पास समझ लो अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ जो है वो अपने सेंटर की तरफ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे खड़ा है, वैसे अर्थ के ऊपर ऐसे कोई नहीं खड़ा रह सकता, पर मान लो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर भी खड़ा है या अर्थ के सरफेस पर है, तो अर्थ जो है वो अपने सेंटर की तरफ हर एक ऑब्जेक्ट को खींचती है। ये यहां पे लिखा हुआ है। अब इसे मैं यहां से मिटा देता हूं क्योंकि यहां पर हमें अभी और भी कई काम करने हैं। आगे बढ़ते हैं। When an object is dropped from a certain height under the influence of gravitational force, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से नीचे फेंक देंगे तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ये नीचे गिर जाएगा। इट बिगिंस टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वो अर्थ के सरफेस की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सच एन ऑब्जेक्ट मूवमेंट इज कॉल्ड फ्री फॉल, और इसी तरह की ऑब्जेक्ट की गिरने वाली ये जो मूवमेंट है इसे हम फ्री फॉल कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम फ्री फॉल करवाते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है, जिस वजह से उसकी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्मली बढ़ती है ना, एक्सेलरेशन होती है उसमें। और ये जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो रही है उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह देते हैं। और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जिसको डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है इस स्मॉल जी के सिंबल से, स्मॉल जी के सिंबल से। अब ये जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जनरली हम पढ़ते हैं हमेशा नियर द अर्थ, जब अर्थ के आसपास हमें ये फ्री फॉल वाली सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। और ये जो जी की वैल्यू है ना, ये अर्थ की पोल्स पे ज़्यादा होती है इक्वेटर से अगर कंपेयर किया जाए तो, यानी अर्थ के पोल्स पर इस जी की वैल्यू एज कंपेयर टू इक्वेटर ज़्यादा होती है। ठीक, उसके बाद
अब जो ये हमारा स्मॉल जी है, ये है क्या? एक तरीके की ये एक्सेलरेशन ही तो है जो ग्रेविटी की वजह से इसकी वेलोसिटी में चेंज आने से बढ़ रही है ना। जी बेसिकली है क्या? एक्सेलरेशन ही तो है जो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से हो रही है। वहीं मतलब मैं जी को एक्सेलरेशन की जगह पुट कर सकता हूं ना हर जगह। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F इज इक्वल टू एम ए। अगर तुम्हें पिछला चैप्टर याद हो तो पढ़ लेना, मैं बार बार कह रहा हूं। अगर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब F इज इक्वल टू एम ए हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था। यहां पर F इज इक्वल टू मास तो एज इट इज है, एक्सेलरेशन की जगह मैं यहां पे G रख दूंगा क्योंकि मैंने पहले डिस्कस कर लिया G क्या है? एक्सेलरेशन ही तो है भाई साहब जो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो F को जब मैंने mg लिख दिया ना तो ये फोर्स अब पर्टिकुलरली बन गई है हमारी ग्रेविटेशन वाली फोर्स, ठीक। और हमने अभी ग्रेविटेशनल फोर्स का एक और फॉर्मूला भी तो निकाला था, G m अपॉन डी स्क्वायर, है ना। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। और अब तुम इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो यार, यहां पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो फोर्स है वो इसके बराबर है और यहां फोर्स कह रहे हैं इसके बराबर है, तो यानी कि ये और ये भी तो आपस में बराबर हुआ। यहां फोर्स mg के बराबर है, यहां फोर्स m अपॉन डी स्क्वायर के बराबर है, तो यानी कि ये जो mg और ये भी तो आपस में बराबर ही हुआ ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा mg बराबर m अपॉन डी स्क्वायर। यहां पर ये वाला स्मॉल m इस स्मॉल m से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा g इज इक्वल टू ये वाला g बड़े वाला m अपॉन डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस स्मॉल g का फॉर्मूला आ गया है। और अगर मैं हमारे अर्थ के पास में बात करूं, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, इस g की जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट कहां से आया यार? देखो g जो है वो एक्सेलरेशन ही तो है एक तरह से, तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही इसका भी यूनिट आ गया। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद g के लिए तुम ये जान सकते हो कि g की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब जो एक्सेलरेशन है वो मोशन की डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। और जब एक्सेलरेशन मोशन या वेलोसिटी से अपोजिट हो गया तो g की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। और जो g की वैल्यू है वो अर्थ के सरफेस पर तो इतनी ही रहने वाली है, पर ये वैल्यू हमेशा हर जगह कांस्टेंट नहीं होती। आउटर स्पेस में या फिर अलग अलग जगह पर या अर्थ के इक्वेटर पे इसकी वैल्यू डिफर या अलग अलग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आगे आता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। यानी अब हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स का मोशन अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से कैसा होगा। अब वो मोशन तो हमें पता है वैसे कि वो नीचे उसकी तरफ ही जाएगा, अर्थ की तरफ जाएगा, पर जो भी ऑब्जेक्ट है वो जब हम उसे फ्री फॉल करेंगे तो वो एक्सेलरेशन होगी उसमें, और वो एक्सेलरेशन भी कौन सी होगी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल अगर हम करेंगे तो नीचे जाते जाते वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ही तो नीचे गिरेगा। ये तो हमने कितनी बार पढ़ लिया। और अब यहां से तुम्हें 3 इक्वेशंस याद आ रही हैं क्या? हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी ना फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। याद है, याद है, याद है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चैप्टर 8 मोशन याद है? मोशन का चैप्टर नंबर शायद मैंने गलत बोल दिया। चैप्टर 7 मोशन याद है? याद है। तो वहीं पर एक्सेलरेशन की जगह हर जगह g लगा दो, बन जाएगा। ये वाला मोशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है अर्थ की, उसमें हम एक ही जगह स्मॉल g लिख देंगे, तो वहां पर वो सब उन ऑब्जेक्ट्स के लिए मोशन के फॉर्मूला बन जाएंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फ्री फॉल हो रहे हैं। यानी कि वो फॉर्मूला हो जाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a g। तो ये 3 फॉर्मूलाज जो हैं वो हमारे हो जाएंगे। गड़बड़ हो गई, वी स्क्वायर इज इक्वल 2a g नहीं आएगा, सॉरी मैं भी गड़बड़ कर दी, 2gs आएगा, ठीक।
2gs आएगा यहाँ पे, 2ag मैंने गलती से लिख दिया था। यहाँ v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, g है हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, t है टाइम, s है डिस्टेंस, जो भी वो जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है, बाकी सेम है। चलो नोट कर लो, अब नोट कर लो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं मास को। मास जिसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट या डिनोट किया जाता है, जिसका मतलब होता है भार, किसी भी चीज़ का भार। जैसे तुम्हारा मास होता है, तुम्हारा कुछ ना कुछ भार होता है, किसी का 65 किलो होगा, किसी का 70 किलो होगा, किसी का 50 किलो होगा, मतलब मास अलग अलग भार होते हैं सबके। मास जो है ये इनर्शिया को मेजर करने के काम आता है, जो बॉडी का इनर्शिया होता है। अब इनर्शिया क्या है, मोशन वाले चैप्टर में बताया था, बॉडी की ऐसी एबिलिटी जिससे वो मूव ना करना चाहे, और जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया भी कम होगा। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये तो यहां पर शॉर्ट में तुम्हें बता रहा हूं मास होता क्या है, जितना तुम्हें इस चैप्टर में दिया हुआ है। कहते हैं कि मास के पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी कि अगर तुम्हारा मास यहां अर्थ में 65 kg है तो वो हर जगह उतना ही होगा, चाहे तुम अर्थ के बाहर चले जाओ चाहे कहीं भी चले जाओ, ये मास कांस्टेंट रहेगा, ये कम या ज्यादा नहीं होगा। और इसकी ऐसा यूनिट होती है kg यानी किलोग्राम। उसके बाद बात आती है वेट की, जिसे हम w से रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं। अब ये वेट मास से अलग होता है। कई लोग समझते हैं कि वेट जो है वो मास के ही बराबर होता है, यानी कि वेट जो है वो मास ही होता है, भार को वेट कहते हैं, पर उसे एक्चुअल में वेट नहीं कहते हैं। साइंस की भाषा में जो वेट है वो एक्चुअल में वो वाला वेट नहीं है जो तुम समझते हो। वेट का मतलब यहां पे भार नहीं होता, यहां पे वेट का मतलब होता है वो वाली ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ तुम पे लगा रही है या किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा रही है, वो है वेट। यानी कि तुम्हारा साइंस के हिसाब से जो भी वेट होगा ना वो न्यूटन में होगा, फोर्स में होगा, और वो जितना भी होगा उतनी फोर्स अर्थ तुम पर लगा रही है, ग्रेविटेशनल। ठीक है, यानी कि तुम्हारा वेट समझ लो अगर 400 न्यूटन है तो इसका मतलब है अर्थ तुम पर 400 न्यूटन की ग्रेविटेशनल फोर्स से तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक, और यानी कि इससे हम ग्रेविटी को मेजर करते हैं। ये क्या है, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि हमारी बॉडी पर लगती है अर्थ के द्वारा। इट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, जिस वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी टर्म जिसके पास डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों हो, और जिसके पास अकेला मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे कि मास है। ये कांस्टेंट भी नहीं होता, जैसे मास जो है वो हर जगह कांस्टेंट है, पर वेट हर जगह कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि अर्थ हम पे 400 न्यूटन का वेट लगा रही हो, है ना, 400 या 500 न्यूटन, 350 न्यूटन, जितना भी अर्थ हम पे 400, या फिर हमारा जो वेट है समझ लो 400 न्यूटन है, अर्थ हम पे 400 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। पर वहीं अगर हम मून पे चले गए किसी दिन, तो मून जो है वो हम पे अलग फोर्स लगाएगा, उसका वेट जो है वो अलग होगा। वेट बेसिकली वहां जाकर हमारा वेट अलग होगा, क्योंकि अगर मैं तुमसे बात करूं वेट अर्थ पर, तो इसका मतलब है अर्थ हम पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। पर अगर मैं तुमसे बात करूं तुम्हारा वेट मून पर, तो इसका मतलब है कि मून पर तुम्हारा जितना भी वेट होगा, मून तुम पर उतनी फोर्स लगा रहा होगा तुम्हें अपनी तरफ खींचने के लिए। सीधी सी बात है। इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, क्योंकि ये एक फोर्स है तो फोर्स की यूनिट तो भाई साहब न्यूटन ही होती है। उसके बाद वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यानी कि मून पर अब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कितना होगा वो देखेंगे। सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ, यानी कि मून पर तुम्हारा जितना भी वेट होगा ना वो 1/6 टाइम्स होगा उस वेट के जो तुम्हारा अर्थ पर है। यानी अर्थ पर तुम्हारा जितना भी वेट है ना, मून पर जाके तुम्हारा वो वेट 1/6 टाइम्स कम हो जाएगा, यानी कि 6 टाइम्स कम हो जाएगा, 1/6 टाइम्स हो जाएगा। ये यहां पर लिखा हुआ है। आगे बढ़े, अब अगला टॉपिक हमने करना है थ्रस्ट एंड प्रेशर का। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं थ्रस्ट क्या होता है भाई साहब। थ्रस्ट होती है एक ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही हो। फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास एक बॉल है, ठीक है।
अब ये बॉल जो है इस पर समझ लो एक ऐसी फोर्स लग रही है ऊपर से। अब ये फोर्स इस बॉल पर जो है एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि वो इसके सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये इस पर परपेंडिकुलरली लग रही है, यानी एक ऐसी फोर्स लगना किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, वो होती है थ्रस्ट। अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आगे बढ़ते हैं, प्रेशर। देखो यार, प्रेशर क्या होता है कि हम अभी भी यही कर रहे हैं। प्रेशर भी क्या होता है? फोर्स लगाना। हम परपेंडिकुलरली किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे, पर जब हम इसमें कुछ जगह ले लेते हैं कि हमें सिर्फ इतने से एरिया में, इतनी सी जगह में ही फोर्स लगानी है, तो वो प्रेशर हो जाता है। यानी कि द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया फोर्स लग रही हो तो वो होता है प्रेशर। यहां से मेरे पास इसका फॉर्मूला भी मिल जाता है। प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रेशर जो P है, या फिर चलो छोड़ो, तो मैं ऐसे ही लिख दो, प्रेशर जो है ये, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये मैंने प्रेशर लिखा है, थोड़ा सा उलझ पुलझ हो गया। चलो मैं अच्छे से लिख देता हूं, फिर कहोगे सर आप सही से पढ़ा नहीं रहे हो। अच्छा ठीक है यार, हम सही से कर देते हैं। ये लो यार, तुम्हारे लिए डस्टर से ही रेस कर देंगे। और बोलो क्या चाहिए? चाहिए मतलब और बोलो, क्या खाना चाहिए? पराठे चाहिए, रोटी चाहिए, क्या चाहिए हैं? बताओ। बाहर जाके आज खाया ना, मेरी तरफ से पैसे भी अपने खर्च ना मैंने दूंगा। जाओ खा के आओ आराम से। बाहर जाके तुम्हारा बर्थडे भी होगा ना, तो भी मैं पहले हैप्पी बर्थडे बोल देता हूँ। जा जाके खाया ना। क्या खा के आओगे वैसे? क्या पसंद है तुम्हें? दाल मखनी, शाही पनीर, बटर नान? अरे सर मत याद कराओ सर, भूख लग जाती है। चलो यार, पता नहीं क्यों ये बात उठ गई। प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट अपॉन एरिया क्यों? क्योंकि थ्रस्ट ही तो है वो परपेंडिकुलर फोर्स जो लगेगी, और नीचे एरिया क्यों? क्योंकि पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर की जो यूनिट है वो कितनी होगी? सीधी सी बात है यार, देखो थ्रस्ट क्या है? एक तरीके की परपेंडिकुलर फोर्स, और फोर्स की यूनिट कितनी होती है? न्यूटन। नीचे क्या है? एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो पर मीटर स्क्वायर। सीधी सी बात है, ये तो पता है ना मैं -2 क्यों लगा रहा हूं। कोई भी यूनिट अगर नीचे की तरफ होती है ना, तो या तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूं न्यूटन स्लैश मीटर स्क्वायर, और अगर इसे ऊपर लेके आना है तो उसके आगे माइनस आ जाता है पावर में, -2। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज प्रेशर इन फ्लूइड्स। ठीक है, अब फ्लूइड्स में किस तरह का प्रेशर लगता है, या फिर फ्लूइड्स किस तरह का प्रेशर किसी और चीज पर लगाते हैं। फ्लूइड्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो कर सकती है, जो बह सकती है। अब फ्लो करने वाली चीजें तो दो हैं हमारे आसपास, एक तो होती हैं गैसेस और दूसरे होते हैं हमारे लिक्विड। यानी लिक्विड और गैसेस दोनों ही फ्लूइड्स होते हैं। तो ये जो फ्लूइड्स होते हैं ना, जो लिक्विड और गैसेस होती हैं, ये क्या करते हैं कि इन्हें जिस भी कंटेनर में डाला जाता है, जैसे कि समझ लो मैंने पानी जग में डाल दिया, तो वो क्या करता है कि पानी जिस भी कंटेनर में डाला जाता है उसके सरफेसेस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है। उसी को हम कहते हैं कि फ्लूइड्स का किसी और कंटेनर पर प्रेशर लगाना, फोर्स लगाना। फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर एनक्लोज्ड। जिस भी कंटेनर में रखा जाता है वहां पर वो उस पर फोर्स लगाते हैं। जिस भी कंटेनर में इन्हें रखा जाता है वहां पर वो उस कंटेनर पे जो है फोर्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ले लिया यहाँ पे पानी। अब यहाँ पर ये जो पानी है ये जिस भी कंटेनर में रखा गया है ये उस पर ऐसे फोर्स लगाने वाला है, इसकी वॉल्स पर, इसके बेस पर, हर जगह। अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट के बस 2 टॉपिक बच गए हैं। एक है बुओयंसी, जिसको बुओयंसी भी कहते हैं कई लोग, जो मर्जी बोल लो, स्पेलिंग नहीं भूलना, बस बताऊंगा अभी वो भी। और एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल रहता है, बस उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए इतना नोट कर सकते हो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं बुओयंसी को। अब कई लोग इसे बुओयंसी भी कहते हैं, कई कुछ प्रोनाउंस करते हैं, कोई कुछ प्रोनाउंस करते हैं, जो मर्जी कर लो, बस एग्जाम में इसके स्पेलिंग गलत मत लिख के आना, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में तुम्हें लिखना ही है। वहां कोई तुम्हें से पूछेगा नहीं कि बता इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। मैं भी प्रोनाउंसिएशन में इतना अच्छा नहीं हूं, तो बस स्पेलिंग याद रख लो और कंसेप्ट याद रख लो। साफ सीधी सी बात है, हम साइंस वाले हैं, हमें ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। कंसेप्ट पढ़ना है, उस पर फोकस करना है, और कुछ ऐसा लिखना है जिससे हमें कॉन्सेप्ट टीचर को समझाना आए या टीचर समझ जाए। चलो, अब बुओयंसी के अंदर आती हैं बुओयंट फोर्स, या जिसे अपथ्रस्ट भी कहा जाता है।
ये एक ऐसी फोर्स है जो फ्लूइड उन चीजों पर लगाते हैं जो उनमें डाला जाता है। जैसे कि यहां पर मैंने एक बॉल एक पानी में डाली है, ये नीचे वाला भूल जाओ, ये बॉल मैंने एक पानी में डाली है, तो ये बॉल जो है ये पानी के ऊपर फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है ना। कभी क्रिकेट खेलते हुए बॉल नाली में गिर गई हो तो तुमने देखा होगा ना कि वो ऊपर ऐसे तैरती रहती है, अंदर थोड़ी डूब जाती है। अब कई कहेंगे सर नाली तो हमारी इतनी छोटी होती है कि बॉल अंदर डूब ही नहीं सकती। कई लोगों के थोड़ी बड़ी नाली होती है आसपास में एरिया में जहां वो खेल रहे होते हैं, तो वहां फंस जाती है पर ऊपर ही तैरती रहती है, तो उन्हें पता होगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो फ्लूइड है, वो जो पानी है, वो उस बॉल पर ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट वाली फोर्स लगा रहा है, बुओयंट फोर्स लगा रहा है। अब जब भी क्रिकेट खेलने लगोगे ना, तो अब जब भी बॉल किसी नाली में जाए या पानी में कहीं पर जाए और ऊपर तैरती रहे, तो अपने दोस्तों को बताना, वो इधर आके देख, इधर आके देख, इधर आके देख, वो देख बॉल पे बुओयंट फोर्स लग रही है। ओ सॉरी, ये मैंने क्या बोल दिया, बुओयंट फोर्स लग रही है, अपथ्रस्ट लग रही है बॉल पे, देख। तो वो कहेंगे ये पागल हो गया है क्या बोल रहा है ये, चुपचाप खेल, बॉल निकाल। हाँ, नहीं तो फिर गालियां भी खाओगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी डेफिनेशन, द अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड्स, अपवर्ड फोर्स जो कि फ्लूइड्स लगाते हैं, ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर, विच आर इमर्ज्ड, जो कि उसके अंदर इमर्ज हैं, जो कि उसके ऊपर गिर गए हैं, उसके अंदर समा गए हैं, इज नॉन एज अपथ्रस्ट और बुओयंट फोर्स। इसको हम अपथ्रस्ट या बुओयंट फोर्स कहते हैं। अब देखो यार, कुछ ऑब्जेक्ट्स पानी के अंदर नीचे डूब जाते हैं, पर कुछ ऑब्जेक्ट्स ऊपर तैरते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट्स और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जब वाटर के सरफेस पे उन्हें रखा जाता है, कुछ ऑब्जेक्ट ऊपर तैरते रहते हैं और कुछ नीचे डूब जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब देखो यार, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये वाटर के ऊपर तैर रहा है, क्यों? क्योंकि इसका जो मास है, इसका जो भार है वो कम है, जिस वजह से जो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो भी कम है, तो ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा, और जो बुओयंट फोर्स लग रही है वो ज्यादा है, इस वजह से ये यहीं तैर रहा है। दूसरा एक रीजन ये भी हो सकता है कि इस बॉल की जो डेंसिटी है वो वाटर के कंपैरेटिवली कम है। जब किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से कम होती है तो भी वो ऊपर इस तरीके से फ्लोट करता रहता है और सिंक यानी कि डूबता नहीं है। अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ये यहां पे सिंक कर गया है, यानी कि डूब गया है। अब ऐसा क्यों है? बिल्कुल उसके उल्टे रीजन। इसका मास जो है वो ज्यादा है, तो इस पे ग्रेविटेशन फोर्स भी ज्यादा लगेगी, बुओयंट फोर्स इसमें कम लगेगी, इसलिए ये डूब गया। उसके अलावा इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर के कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा है, इस वजह से भी ये यहां पर डूब गया है। आगे आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। ये है इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब देखो यार, व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, ठीक है, जब भी किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में इमर्ज कर दिया जाता है, किसी मतलब कि समझ लो यहां पे एग्जांपल है कि जैसे ये मैंने एक पत्थर लिया, पत्थर को एक रस्सी से बांधा हुआ है ऊपर, और इस पत्थर को मैंने एक पानी की बाल्टी में डाल दिया। अब होगा क्या कि ये पानी में जाकर जितने भी पानी को अपने आसपास से हटा देगा ना, डिस्प्लेस कर देगा ना, उतना पानी इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा, और वो जो फोर्स लगा रहा होगा वो बराबर होगी उतने पानी के, उतने वाटर के वेट के, जितना पानी इस स्टोन की वजह से डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, ये जो फोर्स होगी ये उतनी ही होगी जो इस पर लग रही है फ्लूइड के द्वारा इस स्टोन पर, वो फोर्स उतनी होगी जितना वाटर इस स्टोन के उस पानी में डालने की वजह से डिस्प्लेस हुआ है। वही यहां पे लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, जब किसी बॉडी को फ्लूइड में डाला जाता है, इट एक्सपीरियंसेस ऑन अपवर्ड एन आएगा, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, ये एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, जो कि उसी फ्लूइड के वेट के बराबर होगा जो इसके द्वारा डिस्प्लेस किया गया। उसके बाद ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हमने पढ़ना है, यानी कि डेली लाइफ में हमारे आसपास आर्किमिडीज प्रिंसिपल के इस कॉन्सेप्ट का किन चीजों में यूज किया जाता है, वो इसकी एप्लीकेशंस है। सबसे पहले तो शिप्स और सबमरीन्स को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है, दूसरा लैक्टोमीटर, और तीसरा हाइड्रोमीटर भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। लैक्टोमीटर क्या होते हैं? जो सैंपल ऑफ मिल्क की प्योरिटी को डिटरमाइन करने के काम में आते हैं, और हाइड्रोमीटर होते हैं जो लिक्विड की डेंसिटी को पता करने के काम में आते हैं। ठीक है, यहां पर हमारा यह आर्किमिडीज प्रिंसिपल ओवर होता है, और इसी के साथ साथ हमारा पूरा चैप्टर ही
ओवर होता है, खत्म होता है। ठीक, फाइनली ग्रेविटेशन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे सिर्फ 2 चैप्टर फिजिक्स के, वर्क एनर्जी एंड पावर एंड साउंड, बच जाते हैं। उसके अलावा मतलब सिर्फ वर्क एंड एनर्जी है चैप्टर का नाम, और साउंड, ये बच जाते हैं। और एक बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर बच जाता है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। वो भी मैं बहुत जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा, और तुम लोगों को तुम्हारे एग्जाम से पहले तुम्हारा पूरा सिलेबस मिल जाएगा। इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, पर पूरी 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 कोशिश करूंगा। ठीक है, अब जाने से पहले कुछ ज्ञान देना तो बनता है ना भाई साहब, क्योंकि हम हर वीडियो की एंड में कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं, तो आज भी देंगे। ऐसे कैसे ज्ञान दिए बिना चले जाएंगे, है ना। तो आज का ये लेक्चर भी एंड करेंगे जैसे मैं हमेशा करता हूं, एक तड़कती भड़कती शायरी के साथ। ये शायरी मैंने कहीं पढ़ी थी और मेरे को सच्ची कह रहा हूँ बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा था कि इसे मैं अपनी क्लास में ज़रूर बोलूँगा। ध्यान से सुनना। शायरी कुछ ऐसी है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मज़ा भी आएगा। चलो यार, मिलता हूँ तुम लोगों से अगले किसी और लेक्चर में, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, अपने एग्ज़ाम के लिए इतनी तैयारी करो कि भाई साहब एग्ज़ाम में हर एक एक क्वेश्चन तुम्हें आता हो। और जो चैप्टर तो मैंने करवा दिया, वो उस चैप्टर का क्वेश्चन तो तुम ढूंढ ढूंढ के करके आओ कि ये तो सर ने करवाया था, ये तो मुझे आता है। तब मिलेगी मेरे को खुशी कि मैं तुम्हारे कुछ तो काम आया, मैंने तुम्हें कुछ तो पढ़ाया, कुछ तो ऐसा सिखाया जो तुम्हारे एग्ज़ाम में तुम्हें काम आया। तो अब तुम्हारा काम है इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नीचे अच्छा सा कमेंट करना। कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है, वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और मिलता हूं मैं आप तुम लोगों से अगली किसी और वीडियो में। पर जाने से पहले एक बात और बता दूं कि अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th के बाकी साइंस के चैप्टर के 1 शॉट वीडियोस देखने हैं तो यहां पर क्लिक करो। कोई स्ट्रेटजी वीडियो देखनी है जिसमें इन 1 शॉट वीडियोस को देखने के बाद क्या किया जाए जिससे कि तुम अभी से पढ़कर भी एग्जाम में अच्छे नंबर ला सको, तो यहां क्लिक करो। बाकी मैं चला, ओके, बाय बाय बाय।